दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। देखिए दिल्ली में धुंध की एक मोटी परत छाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की ये दूसरी तस्वीर, जहां पर लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान के जयपुर की अगर बात करें तो देखिए रेल यातायात मार्ग पूरी तरह से प्रभावित रहता हुआ, ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा रद्द भी चल रही हैं, लेट भी चल रही हैं, जिसके चलते रेल मार्ग से आवागमन करने वाले, यात्रा करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में देखिए बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है और बर्फ भी लगातार गिर रही है, बर्फबारी लगातार होती हुई। और ऐसे में जो स्नोफॉल है वो पर्यटकों को तो आकर्षित कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देखिए सर्दी का सितम है ये, जो कि कहर बनकर बरफ रहा है। और ऐसे में कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। तो देखिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर की ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्दी ने किस तरह से अपने आगोश में तमाम राज्यों को ले रखा है। उत्तर भारत में शीतलहर का तगड़ा असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सर्दी की अलग अलग तस्वीर अलग अलग राज्य की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की परेशानियां इस सर्दी के साथ बढ़ती हुई। हालांकि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी कहीं ना कहीं पर्यटकों को काफ़ी ज़्यादा लुभा रही हैं, आकर्षित कर रही हैं और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं इन पहाड़ी इलाकों में। और लगातार सर्दी का सितम जारी रहता हुआ। और इसी बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, तो देखिए उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा सर्दी का असर इस वक्त देखने को मिल रहा है और ऐसे में सर्दी से बचने के लिए प्रशासनिक उपाय क्या कुछ किए जा रहे हैं? रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात कर लें तो जिस तरह से उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी देखने को मिली, उसको देखते हुए उत्तर भारत में समूचा यूपी की भी बात कर लें, चाहे पूर्वांचल की बात कर लें, पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड ने एक बहुत बड़ी दस्तक दी। और उसी का कारण था कि पिछले 3 दिनों से यहाँ धूप दिखाई नहीं दे रहा था। आज पहली बार ऐसा है कि सूर्य की कुछ किरणें यहाँ दिखाई दे रही हैं। पिछले 3 दिनों से यहाँ जो भी नौकरी पेशा या मजदूर वर्ग थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। हम जहाँ पे इस समय लाइव दे रहे हैं, इसके बगल में एक जीएमओ स्थान है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रैन बसेरा बनाया गया है। वहीं अगर पीछे 1 किलोमीटर जाएं तो पॉलिटेक्निक एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पे रैन बसेरे का निर्माण किया गया। तो शहर के विभिन्न कोनों में रैन बसेरों के निर्माण किए गए हैं। इसके अलावा नगर विकास के तरफ से, नगर निगम के तरफ से अलाव की भी व्यवस्था कॉलोनियों में, सड़कों पे और जहाँ पे रैन बसेरे हैं उसके बगल में भी चारों तरफ अलाव की भी व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है कि किसी भी गरीब को, मजदूर को इस ठंड में ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े कि उसकी जान की आफत आ जाए। तो रैन बसेरों का भी निर्माण कराया गया है, जहाँ पे तमाम नागरिक रह रहे हैं और अलाव की भी व्यवस्था कराई गई है। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो ठंड है वो खास करके सर्विस पेशा लोगों के लिए, जो स्कूटी से चलने वाली महिलाएं हैं या बाइक से चलने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा था। आज अब सूर्य की किरणें थोड़ी दिखाई दे रही हैं, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद से टेम्परेचर कुछ और अच्छा हो और ठंड से कुछ निजात मिले। क्योंकि अगर पिछले 3 दिन की बात करें तो लखनऊ का टेम्परेचर 10, 9 और 11 डिग्री सेल्सियस रहता था। तो आज कुछ ठंड से निजात मिलने की भी संभावनाएं दिख रही है मनीषा। बिल्कुल राघवेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों की चुनौतियां इस सर्द मौसम में किस तरह से बढ़ती हुई और मौसम वैज्ञानिकों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने उनके लिए क्या निर्देश जारी किए हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर किसानों की बात कर लें तो किसान वो वर्ग है, वो कम्युनिटी है कि उसे 12 महीने, कभी ठंड से, कभी ओला से, तो कभी गर्मी से, तो कभी बारिश से, तो कभी सूखे से, उसे 12 महीने किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर इस ठंड की बात कर लें तो अगर ठंड बढ़ती है तो किसान एक तरफ प्रसन्न होता है कि उसकी गेहूं सरसों की खेती अब मजबूत होगी, तो दूसरी तरफ उसे व्यक्तिगत जो शारीरिक परेशानियां होती हैं उससे वो जूझता रहता है। तो किसान 12 महीने परेशान रहने वाली कौम है और वो इस ठंड में भी परेशान है। लेकिन इस ठंड में भी जब वो गेहूं की पटवन करता है, अपने सरसों
की बालियों को देखता है तो उसे प्रसन्नता होती है, वो अपनी पीड़ा को भूल जाता है। तो सरकार के तरफ से किसानों के लिए भी पानी की व्यवस्था, नलकूप की व्यवस्था, ये सब तो की गई है। लेकिन गाँव में अगर बात कर लें किसान स्तर पे, तो वहाँ पे अलाव जैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। किसान उसी ठंड में अपने खेती के कामों में लगा रहता है, तो किसान एक तरह से 12 महीने परेशान रहता है। हालांकि उसी परेशानी में वो आनंद की अनुभूति भी करता रहता है और अपने खेती के कार्यों में व्यस्त भी रहता है। बिल्कुल राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश का अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो वो कितना ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए बदलते मौसम के साथ लोगों के स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने क्या सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं पहले से ही? बिल्कुल मनीषा, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें तो इसे इनकार नहीं है कि जब ठंड बढ़ती है या जब गर्मी बढ़ती है तो एक तरफ हीट स्ट्रोक की बातें सामने आती हैं, तो वहीं ठंड में जैसे जैसे व्यक्ति की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं तो कार्डियो की समस्या बढ़ जाती है, न्यूरो की समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था, जैसा कि नेटवर्क 10 ने कल उप मुख्यमंत्री जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, उनसे बातचीत भी किया था। तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ पे अतिरिक्त बेड की व्यवस्था और कार्डियो की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम स्वास्थ्य महकमा किया हुआ है। और हर साल की बात इस बार भी हर अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था, इमरजेंसी में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, ताकि आम नागरिकों को इस ठंड से कार्डियो के और न्यूरो की परेशानियों से कोई ऐसी खास दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसी भी नागरिक को अगर कोई समस्या होती है तो उसका तुरंत निदान हो सके। बिल्कुल राघवेंद्र, और इधर देखिए राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन से एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है कि कुछ रेल कर्मी जो हैं वो वहां पर सो रहे लोगों पर इस सर्द मौसम में छिड़काव करते हुए नजर आए। तो ऐसे में रेल यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है और जो यात्री हैं उनके लिए कोई और दूसरा चारा नहीं बचता, वो स्टेशन पर रात बिताने को मजबूर हैं। तो क्या उनके लिए अभी कोई खास व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से? बिल्कुल मनीषा, ये एक अप्रिय घटना देखने को मिली थी कि कुछ यात्री इस ठंड में रेलवे स्टेशनों पर सोए हुए थे। कुछ कर्मचारियों की उद्दंडता थी या बेहद लापरवाही की बात कही जाए कि उनके ऊपर ठंडा पानी डाला गया। हालांकि उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है और वर्तमान में रेलवे स्टेशन के आसपास भी रैन बसेरों का निर्माण कर दिया गया है। इसके अलावा अलाव की भी व्यवस्था वहाँ पे की गई है। चूँकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, कुहासे बढ़ते हैं, रेलवे भी जो ट्रेनें होती हैं उनकी गति थम जाती है, ट्रेनें लेट हो जाती हैं। तो जो भी यात्री होते हैं उन्हें 2-2, 4-4 घंटे रेलवे स्टेशन पे इंतजार करना पड़ता है। तो रेलवे स्टेशनों पे भी जो प्रतीक्षालय हैं वहाँ पे भी हीटर की व्यवस्था की गई है और एक तरह से रेलवे की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि उसके किसी भी यात्री को ठंड से कोई ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रेलवे, सरकार या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ वाले लोग हैं, एनजीओ चलाने वाले, ट्रस्ट चलाने वाले, उनके तरफ से रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी यात्री को या आम नागरिकों को कहीं किसी समस्या का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल। ठीक है राघवेंद्र, और दिल्ली से हमारे साथ मनोज प्रजापति भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे और मौसम को लेकर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार बात चल रही है सर्दी को लेकर। मनोज प्रजापति का रुख करना चाहेंगे जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए दिल्ली एनसीआर में भी काफी ज्यादा सर्दी का सितम इन दिनों देखने को मिल रहा है। मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे दिल्ली एनसीआर के कॉन्टेक्स्ट में? जी मनीषा, जिस प्रकार दिल्ली में सर्दी का कहर साफ नजर आ रहा है और कड़ाके की ठंड दिल्ली भर पड़ रही है, जिस प्रकार पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उससे निचले इलाके और एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र की बात कर ली जाए तो सर्दी का सितम लोगों को काफी सता रहा है। और इस समय दिल्ली का जो टेम्परेचर है काफी सताने वाली सर्दी को लेकर आया है, क्योंकि जिस प्रकार बारिश हुई थी अभी कुछ दिन पहले एनसीआर और दिल्ली में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी का सितम झेलने को मिल रहा है। और बात कर ली जाए विजुअलिटी की तो इस समय दिल्ली की जो विजुअलिटी है काफी कम है। वाहन जो है काफी सावधानी पूर्वक लोगों को चलाने की एहतियात भी सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि लगभग जैसे 50 से 20 मीटर की विजुअलिटी कई कई जगह एनसीआर में देखने को मिल रही है। और इससे कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं वाहनों से, लगातार कई गाड़ियां एक्सीडेंट की खबरें आती हैं, एक साथ भिड़ जाती है, उनसे कहीं ना कहीं समस्या वाहनों पर चलाने वालों के लिए बन जाती है। और दिल्ली में जिस प्रकार सर्दी का सितम है वो साफ नजर आ रहा है। और लगभग अभी जिस समय सूरज की किरणें दिल्ली को छू लेती थी, अब दिल्ली में 2 बजे लगभग सूरज
अछूता रह जा रहा है, जिससे लोग अलावा और रजाइयों का सहारा दिल्ली में ले रहे हैं। और दिल्ली में जिस प्रकार मौसम वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि जिस प्रकार भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने एक येलो अलर्ट दिल्ली के लिए जारी किया था, काफी सर्दी इस समय दिल्ली पर में पड़ रही है। जी बिल्कुल मनोज, अगर दिल्ली की जनता की बात करें और अगर एनसीआर की जनता की भी बात करें तो देखिए दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो सर्दी का सितम जारी है, सर्दी लगातार सता रही है, और ऐसे में दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन है वो भी लगातार बुजुर्गों को, बच्चों को परेशान कर रहा है। तो क्या सरकार के द्वारा कुछ विशेष कदम अभी भी उठाए जा रहे हैं ताकि इस प्रदूषण पर किसी तरह से नियंत्रण पाया जा सके? जी बिल्कुल मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली सरकार ने अभी भी फॉगिंग की जो मशीनें हैं वो रोड पर छोड़ रखी है। गाड़ियों के द्वारा जो फॉगिंग की जा रही थी सुबह और शाम, अभी भी हमने आते हुए देखा जिस प्रकार रोड पर पानी का छिड़काव जो है किया जा रहा है पेड़ों पर और सड़कों पर, ताकि पोल्यूशन लेवल कम रहे। लेकिन जिस पर ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र तो देखिए जिस तरह से लगातार ये चर्चा चल रही है, एनसीआर के तमाम क्षेत्रों की भी बात चल रही है, ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें, नोएडा की बात करें, तो देखिए यहां पर सर्दी का सितम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट्स में काफी ज्यादा एक्सप्रेस वे पर इजाफा होता जा रहा है। तो ऐसे में परिवहन विभाग कितना ज्यादा सतर्क इस मौसम को लेकर? बिल्कुल मनीषा, अगर हम एनसीआर की बात कर लें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या इस शीतलहर के पहले या मौसम ख़राब होने के पहले जो आती है, विजिबिलिटी की समस्या। जैसे जैसे पराली वहाँ पे जलाए जाते हैं, विजिबिलिटी की और सांस लेने की समस्या वहाँ के नागरिकों के लिए आम बात हो जाती है। वहीं जैसे ही मौसम करवट लेता है और दिसंबर का लास्ट आता है और जैसे ही ओस की संख्या बढ़ती है, वहाँ पे आम नागरिकों के लिए विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इतना ही नहीं, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे भी हम लोगों ने देखा कि पिछले अगर 10-15 दिनों की बात कर लें तो कई एक्सीडेंट देखने को मिले। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि परिवहन विभाग अपनी तैयारी तो कर रहा है कि ऐसे लाइट लगाए या ऐसे जीपीएस के माध्यम से कुछ व्यवस्था बनाए कि वो इसकी समस्या से निदान मिल सके, लेकिन निदान मिलता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जा रहा है कि जो एनसीआर एरिया है वहाँ पे विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है कि वहाँ चाहे प्राइवेट वाहन हो या सरकारी वाहन हो, विजिबिलिटी की समस्या से सबको दो चार होना पड़ रहा है। और यही कारण है कि एक्सीडेंट के मामले दिसंबर और जनवरी में एनसीआर रीजन में बढ़ जाते हैं। हालांकि परिवहन विभाग बार बार ये प्रयास कर रहा है, प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको सफलता कब तक मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है, विजिबिलिटी की समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए एक मुसीबत के रूप में दिखाई दे रही है। बिल्कुल राघवेंद्र, तो देखिए इधर एक्सीडेंट्स की बात चल रही है, लगातार लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंटल खबरें आती ही रहती हैं। और ऐसे में देखिए राज्य के तमाम क्षेत्रों से भी इस प्रकार की परेशानी सामने आ रही है कि वहां पर लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में लाइट्स की व्यवस्था को उजागर करना, देखिए हम मीडिया कर्मियों का ही काम होता है, ताकि वहां पर सारी व्यवस्थाओं को पहले से ही दुरुस्त किया जा सके। और क्योंकि शायद ये भी एक कारण होता है, सर्द के मौसम में जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। तो क्या सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन दिया गया है कि इस डेट तक ये व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त कर ली जाएगी? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें तो ये मीडिया की ही जिम्मेदारी होती है, या मीडिया जितना दिखाता है या जितना लिखता है नागरिकों के पास उतना ही पहुंच पाता है। अब हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल आ गए, तो अब जानकारी सबके पास आसानी से पहुंचने लगी है। फिर भी मीडिया ही एक सशक्त भूमिका में रहता है और मीडिया अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर भी रहा है। और यही कारण है कि जहाँ पर भी खामियाँ मिल रही हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें या परिवहन विभाग की तरफ से बात कर लें या फिर हम नगर विकास की तरफ से बात कर लें, अगर एम्बेसडर अलाव में भी कहीं कभी खामियां हैं, कमियां हैं, तो मीडिया उसे उजागर कर रही है और सरकार द्वारा उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की भी समस्या जहां जहां जिन क्षेत्रों में है, वहां पे भी सरकार AK शर्मा वित्त जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनके तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं कोई समस्या दिखाई देती है तो उसका समाधान प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है और आम नागरिकों को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ठीक है राघवेंद्र और मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत को साझा करने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सर्दी के सितम को लेकर लगातार अपडेट ले रहे थे अपने सहयोगियों से, और उत्तर भारत में शीतलहर का असर जिस तरह से देखने को मिल रहा है, उसके बाद परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती हुई और